अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको हर वीकेंड पे मिलवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियात से जो बहुत अहम हैं, जिनसे मिलना हमें अच्छा लगता है। और आज जब हम इब्न हैशम के सामने हैं, तो प्रोफेसर अब्दुल सलाम हमारे पीछे मौजूद हैं, तो ये यकीनी तौर पर हमारी हिस्ट्री के वो बड़े नाम हैं जिन्होंने साइंस में और इन्वेंशंस में और मुख्तलिफ़ किस्म की ईजादात में अपना लोहा मनवाया है। तो यकीनी तौर पर हम इस वक्त वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। नहीं, मोर देन वेलकम। अच्छा है कि आप आई हैं हमारी मिनिस्ट्री। यहाँ पे कम लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया सर। चलिए, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बहुत गहमा गहमी चल रही है। बहुत बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। एक कम अज़ कम इलेक्टोरल स्टेबिलिटी है, वो तो हम ला सकते हैं और इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। शेयर आई पुट इन। यस, वेरी गुड। आई वुड लाइक ये आप खुद अगर पढ़ के हमें सुना हाँ सकें। जी, ये इकबाल का शेर है जो कि एक बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अच्छा, वैसे ये एक्सपीरियंस कैसा है सर? पर्सन लाइक यू हु इज मोर आर्ट लवर और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नहीं, मैं इट्स वेरी चैलेंजिंग और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इसमें हमारी जो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क तरक्की का ये एक ऐसा जीना है जिस पे कि अगर हमारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, इनको अगर हमने इस पे चढ़ा दिया तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक क्वांटम लीप ले सकता है तरक्की में। शिबली फराज साहब, अभी आपने बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया, लेकिन एक और भी तो है ना, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, हालात मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो आप जैसा दिल की साइंस समझने वाला शख्स जो है वो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हाउ हैप्पी यू आर? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बात ये है कि आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है। जो मैसेजेस हैं अभी आपने अपने शेर में कहे, ये बिल्कुल ये अगर इसको आप मनफी तौर पे इस्तेमाल करें तो वो ज़माना था जिसमें कि हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब उनको एक कैंपेन लगाना पड़ा तो ये उस वक्त की शायरी में शायद डिस्करेज करने के लिए भी था। लेकिन आई थिंक कि हमें एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए अपने ज़रूरियात के मुताबिक और अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक। जी, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहद अहम है, और अब जबकि ख़ास तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है, तो तब तो इट हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि अगला इलेक्शन जो है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मशीन की वजह से, इलेक्टोरल प्रोसेस की वजह से। आप कैसे देखते हैं इसको और इसमें आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि एक टर्निंग पॉइंट है हमारी जो डेमोक्रेटिक या इलेक्टोरल हमारी जो तारीख़ है, क्योंकि हमने यही देखा है कि हमारे इलेक्शंस हमेशा मुतनाज़िर रहे हैं। उसमें ह्यूमन इंटरफेस जितना ज़्यादा रहा उसने हमें सिर्फ मसाइल ही दिए। हुकूमतें स्ट्रगल करती रहीं जब भी आती थीं, क्योंकि उनकी लेजिटिमेसी को हमेशा क्वेश्चन किया गया। अब जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप एक जिसमें कि पार्लियामेंट से सुप्रीम इदारा है, अगर उसकी लेजिटिमेसी पे सवालात भी उठते हैं, चाहे वो हकीकत हो या ना हो, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज़ करता है। तो हमने देखा कि जब इतने प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहते थे, हम खुद शामिल थे इसमें, हमने प्रोटेस्ट किए 2013 में, लेकिन हम चाहते थे कि उस क्राइसिस से एक मुस्बत पहलू भी निकले, और उसमें हमने फिर हमारी कोशिशों के बाद एक जुडिशल कमीशन बना,
उसने अपनी फाइंडिंग्स दी कि क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये इलेक्शन पे सवालात उठे। फिर इसके बाद जो भी हम माजी ले लें, 71 के इलेक्शंस ले लें, आधा मुल्क चला गया, 77 के इलेक्शन ले लें, उसमें मार्शल लॉ लग गया तवील तरीन, और मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा मार्शल लॉ था जिसने कि इस मुल्क की जो वो है सोसाइटी की पूरी वैल्यूज़ को तहबाला कर दिया। फिर इसके बाद और जितने सब्सिक्वेंट इलेक्शंस हुए हैं टिल वेरी रिसेंटली, तो उसमें रहे। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या फ़ैसला करना है हमने? फैसला हमने ये करना है कि हम उसी रास्ते पे चलते रहें जो कि कांटों से और खारदार झाड़ियों से गुजरता है, जो कि आपका दामन उलझता रहता है, या आपने एक ऐसा कोई भी जो कौम होती है वो अपने तजुर्बों से सीख कर उसमें तब्दीलियाँ करती है और उसको ज़्यादा सहल बनाती है और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कितने इफेक्टिव होगी ये, क्योंकि बहुत सारे लोग तनकीद भी बहुत कर रहे हैं। तनकीद तो होगी, तनकीद होगी, होनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि ये एक रोज़ में ये पूरा माइंडसेट चेंज होगा। जब आप देखें, जब आप ATM मशीन्स बनी थी और इस किस्म की, आई एम श्योर जब जहाज़ बन रहा था उस पर 20 लोग सवार होते हुए शुरू में घबराते होंगे। तो ये तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हम इतने पीछे रह गए हैं कि मेरे ख्याल में कि इस दफ़ा ये जो शिफ्ट है वो इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा होगा कि 184 मिलियन लोगों के पास टेलीफोन है, जबकि हमारे जो वोटर्स हैं वो 120 मिलियन है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी के साथ जो एक ताल्लुक है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है। और हमने ये जो मशीन बनाई, इसके बुनियादी उसूल थे कि एक तो ये सिक्योर हो, कि इसको कोई भी बैरूनी इसकी कोई मदाखलत ना हो सके, इसको कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसको कोई टेम्पर ना कर सके। और उसके लिए ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनके मुताबिक हमने ये मशीन बनाई। और हम समझते हैं कि जो कि उन्होंने नहीं भी कहा वो भी हमारे पास, उस पर भी हमने काम किया है, जिसमें कि वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसको एक तो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि मकसद, सबसे टॉप मकसद ये है कि इलेक्शंस में हमने क्रेडिबिलिटी लानी है जी, कि उस पर कोई आंख वो अपनी उंगली ना उठा सके। लेकिन सर वो हिलरी क्लिंटन की बड़ी मिसालें देते हैं। लोग कहते हैं अगर अमेरिका तक जो है वो नहीं कर सका और हिलरी के इलेक्शन में, मतलब वो चंद वोट्स जो थे कि वही डिसाइसिव साबित हुए, जो अभी तक डूबियस उसे वो मानते हैं, कंसिडर करते हैं। तो हाउ कैन वी बी सो ट्रांसपेरेंट? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका को, ठीक है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन इसका ये नहीं होता कि अगर जहाज़ के कितने हादसे हुए हैं, मैं फिर आ जाता हूँ, ये मतलब तो नहीं है कि आपने जहाज़ पे ट्रैवल करना छोड़ दिया। मतलब है किसी के क्या मसाइल होंगे, कुछ आप अगर सेलेक्टिवली कोई मिसालें देना शुरू कर दें तो फिर तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा कि आप गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है तो आप गाड़ी में जाना छोड़ दें। ये नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। असल चीज़ क्या है कि ओपन माइंडेड होना, क्रिटिसाइज़ करना, बिल्कुल मेरिट पे क्रिटिसाइज़ करना, और वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं। हमने यही कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं वो भी अपने पॉलिटिकल जो टेक्निकल लोग हैं बेस्ट से बेस्ट को ले आएँ। वो हमारी तरफ से वो बिल गेट्स को ले आएँ और जेफ बेजोस को ले आएँ, किसी को भी ले आएँ, और वो उसको परखें, उसको देखें और फिर अपना फैसला साबित करें। लेकिन ये नहीं है कि आपने देखी भी नहीं है मशीन। और आपने ये भी देखा होगा, एक आध प्रोग्राम में हमने जो शो भी किया, या इवन हम पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भी हम इस मशीन को लेके गए, और अपोजिशन वाले वो उसके करीब आने से भी कतरा रहे थे, वो नहीं आए उसके करीब। ये माइंडसेट को बताता है कि जी मैं ना मानूं और मैंने मुखालिफत बराए मुखालिफत करनी है। ऐसे नहीं होता। ये देखें, ये हमारी, इसमें क्या गारंटी है कि हम जीतेंगे? हो सकता है कोई सिटिंग गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कभी नहीं करती। आप बताइए ना, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं क्या किया उन्होंने? इसी पे चलते रहे कि जी वो अपोजिशन ये कह रही है, अपोजिशन वो कह रही है। आया कोई रियली मीनिंगफुल इकदामात किए जिसमें कि ये सारे मसाइल का हल हो? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसा निडर लीडर है जो कि चीज़ों को ये नहीं देखता कि उसकी ज़ात को क्या फ़ायदा नुकसान पहुंचेगा। वो ये देखते हैं कि आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, आपकी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, और हम कितने मसाइल का हल निकाल लेंगे। आप जितने भी देख लें, जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं उसमें चाहे जितने कमीशंस बने हैं और जितने भी इसके बारे में तनाज़ात खड़े हुए हैं, मुकदमे हैं,
उनसे हमने छुटकारा हासिल करना है और हमने एक ऐसे मैकेनिज्म लाना है जिसमें कि हारने वाला हार माने और जीतने वाले की जीत में एक लेजिटिमेसी हो, वो इखलाकी कुव्वत हो जी। उसमें। ये जो हर इलेक्शन के बाद शुरू हो जाता है धांधली धांधली, ये कम से कम नहीं बिल्कुल होना जी, चाहिए। बिल्कुल। तो अब इस डिबेट को हमें आगे जाना है जी। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा आपके बारे में भी हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंट्रीग करती है, आपने हमेशा फराज साहब को अहमद फराज साहब कह के बुलाया। कभी आपने अब्बा बाबा जैसे लोग एसोसिएट करते हैं, ऐसे नहीं किया। इसकी वजह एहतराम है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह कुछ और है? बिल्कुल ये इत्तेफाक है, वरना मुझे थोड़ा नींद पानी दे दो। अपनी अफसरदा मिजाजी का बुरा हो के फराज, वाकया कोई भी हो आंख को भराना है फरा जी। अपनी अफसरदा मिजाजी का बुरा हो के फराज, वाकया कोई भी हो आंख को भराना है, ये उन्होंने कहा है। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये एहतराम है? नहीं, बिल्कुल एहतराम तो है, एहतराम तो है। लेकिन बहुत से लोग खामखा एसोसिएट करते हैं, जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं भी होता, वो भी कहते हैं हमारे तो पड़ोसी रहे हैं, हम तो एक साथ। नहीं, ये उनकी मोहब्बत है, मैं ये समझता हूँ ये उनकी मोहब्बत है। जो भी उनके साथ अपने ताल्लुक बताता है, मुझे कई लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि वो हमारे घर आए थे। मैं जिधर भी जाता हूँ तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि मेरे अब्बा की ज़िंदगी मुख्तसर होती है, लेकिन इतनी मुख्तसर ज़िंदगी में कितने लोगों को उन्होंने टच किया, मुतासिर किया है। मुतासिर किया। अच्छा, दिस प्रूव्ड एज बैगेज टू यू, इसलिए कि अभी जब आप आए हैं पॉलिटिक्स में, तो आपका सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो आपके वालिद साहब के साथ ही किया जाता रहा। So सवाल नहीं पैदा होता जी, सवाल नहीं पैदा होता। ये दिस मस्ट बी वेरी हॉरिफिक फॉर यू, आपके लिए बड़ा परेशान कुन होगा। नहीं देखें, मेरे लिए तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। देखें, मैंने कभी ना ये मेरे जहन से गुजरा है, ना मेरी ये कोशिश रही है कि मैं खुदा ना खास्ता अब्बा के साथ compete करूं, सवाल नहीं पैदा होता। ये तो एक एक्सीडेंट है जिसमें कि आप आ जाते हैं एक, और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। मेरा पॉलिटिक्स में कोई शौक नहीं था। अच्छा। बिल्कुल कोई शौक नहीं था। वो कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरी अमली ज़िंदगी में बैंकर रहा, पायलट रहा, जो भी मेरे मुख्तलिफ तजुर्बात थे, लेकिन मैंने कभी सियासत की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, बिकॉज मेरे नज़दीक ये एक ऐसा टोला था जिसमें कि मैं नहीं फिट हो सकता था। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उसने मेरे जैसे लाखों लोगों को सियासत में इन्वॉल्व कर लिया, अपनी शख्सियत की वजह से, अपने किरदार की वजह से और अपनी कमिटमेंट की वजह से। यानी मैं यही देखता हूँ कि एक शख्स जिसको कि दुनिया की हर चीज़ मिली हुई हो, फेम होता है, लाइफ में क्या होता है, आपको शोहरत चाहिए होती है, आपको दौलत चाहिए होती है, आपको इज़्ज़त चाहिए होती है, वो सब कुछ दिया हुआ था। और एक शख्स जो कि अपनी इन सारी चीज़ों को, चूँकि मैं भी बाहर रहा हूँ, तो अपने मुल्क के बारे में हमें ज़रा ज़्यादा, जो बाहर लोग होते हैं वो ज़रा ज़्यादा अपने मुल्क के बारे में कंसर्न्ड होते हैं। तो उन्होंने ये जब ये फ़ैसला किया उसमें, तो मैं उनसे मुतासिर होकर और मैं वो किया। इसलिए मेरे लिए ये एक मिशन है, एक कॉज़ है जिसके लिए मैं दिन रात, मैंने सच्ची बात है कि बदकिस्मती से मैंने इवन अपनी पर्सनल लाइफ को, फैमिली को इग्नोर किया है। अच्छा। और you regret that? ये जो एक मामला है, इसका अफसोस होता है कभी? बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन देखें आप, मैं ये देखता हूँ कि आप जो आज कर रहे हैं वो एक ओवरऑल कॉज जो कि अपने मुल्क के लिए है, वो ज़्यादा अहम है, या आप अपने आप को इतना महदूद कर दें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इमरान खान के ज़रिए एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसको आपने फिर पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अपनी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आपने उसको एड्रेस करना है। और मेरा बेटा है जो कि 13 साल का है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए जो पाकिस्तान मुस्तकबिल में हो, वो कम से कम उतना तो हो जितने कि हमारे वक्त में था। आप कितना फ़र्क है फराज साहब एज फादर टू यू और आप अपने बेटे के लिए बाप हैं, क्योंकि आप भी उतने ही मसरूफ़ हैं जितने वो मसरूफ़। बिल्कुल वो मसरूफ़ होते थे, लेकिन उस वक्त जो है जो पेस ऑफ लाइफ थी वो ज़रा स्लो थी, या पेस ऑफ लाइफ तेज़ है।
और जो मेरा वक्त मिलता है वीकेंड पे, कभी कभार मुझे अपने बेटे के साथ गोल्फ खेलने का मौका मिल जाता है, उसके साथ गपशप लगाने का। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा जब मैं जाता हूँ वो सोया होता है, और जब वो स्कूल को जाता है सुबह तो मैं सोया होता हूँ, तो हमारी कई दिनों में मुलाकात नहीं होती है, जो कि ज़ाहिर है कि इट्स वेरी हैवी ऑन हार्ट। लेकिन कॉज है, और उसके लिए जो है ना, आपको देखें कोई चीज़, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट इफ़ यू आर विलिंग टू पे। और अगर आपकी कॉज आपको ये इस बात पे कन्विंस करती है कि कॉज बड़ी है और कुर्बानी उस लिहाज से इट्स वर्थ इट, गो कि मुझे पता है कि मैं रिग्रेट करूँगा अपनी ये जो अपने बेटे के साथ एक जो बॉन्डिंग है वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स वर्थ इट। ये बताइएगा कि कहते हैं कि बड़े दरख्तों के साए में परवान चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। जी बिल्कुल। यू ग्रू अप इन द शैडो ऑफ अहमद फराज, तो कैसा था बचपन और कितनी मुश्किल हुई, और यह सपोर्ट किया इस बात में? देखिए नहीं, इसके ज़ाहिर है कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है उन लोगों को हो सकता है जब वो इस चीज़ की कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कभी नहीं समझा और ना मेरे जहन से गुजरा कि मैं वाले साथ के साथ इवन सोच भी आ सकती कम्पीट कर सकता हूँ। देखें, सियासी ओहदे मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे वाले साहब को जो लोग मोहब्बत देते हैं, जो मुझे देते हैं और उनकी वजह से देते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक ऑनर है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं अगर कल कुछ भी बन जाऊँ, मेरा तारुफ एक ही रहेगा, वो है कि अहमद फराज का बेटा। तो मैं इस तारुफ पे बहुत ही खुश भी होता हूँ और इत्मीनान भी होता है। How about your son? My son is obviously, he is critical, आपके ऊपर तनकीद करता है? वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे वाले साहब ने भी हमें एक चीज़ इनकरेज की, कभी उन्होंने अपने फ़लसफ़े को, मैं ज़्यादा मजहबी हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे वाले इतने मजहबी नहीं थे, क्योंकि देखिए लाइफ में माँ का इन्फ्लुएंस या किरदार लोग भूल जाते हैं, ख़ास तौर पे मशहूर लोगों की। तो मेरी वालदा का हम पे बहुत, दोनों भाइयों पे बहुत असर है। आपको इल्म है सर, और मैं बड़े प्राउडली इस चीज़ को ओन करती हूँ कि मेरी अहमद फराज साहब के साथ बहुत नशिस्तें, और उस ज़माने में जब बहुत सारे लोग उन्हें नहीं बुलाते थे क्योंकि डिक्टेटर जिसे कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, सो मैं हमेशा ये कहा करती थी कि एजाज़ उन एजाज़ों का है जो अहमद फराज को मिले हैं, उनके लिए बड़ाई नहीं है कि उन्हें एजाज़ मिले। सो आप जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और लोग कंपेयर करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं, यू टेक इट टू योर हार्ट? आप डिसहार्टेड होते हैं, कुछ परेशान होते हैं? मैं बिल्कुल, मैं इसका ये बड़ा ही अच्छा आपका सवाल है, जो कि मेरा ख्याल है मैं कभी उसका सही जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मेरे ख्याल में अभी मैं ये समझता हूँ कि देखिए जी, मुझे अगर दुख होता है इस बात का कि कोई मुझे वाले साहब के साथ कंपेयर करता है और वो ये समझता है कि मैं उस मयार पे नहीं हूँ, तो मुझे दुख इस बात पे नहीं होता कि शिबली फराज अपने आप को छोटा या कम महसूस करेगा। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मेरे वाले साहब अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो क्या सोचेंगे। बिल्कुल सही। मुसलसल अहम जिम्मेदारियाँ रही हैं आपके पास, पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान के इस फैसले पर भी तनकीद करते हैं कि वो शफल कर देते हैं, वो तब्दीलियाँ कर देते हैं वजारतों में। आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको भी इसके बारे में कुछ बाज़-औक़ात फील हुआ कि ये बहुत जल्दी या हेस्ट में फैसला किया गया? नहीं, देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जाने जाते हैं इस बात पे कि उन्होंने हमेशा फ़ैसले किए हैं और निडर फ़ैसले किए हैं। अगर मैं इसके इस तरह से देखूं कि जैसे कि आप क्रिकेट में बॉलिंग चेंज करते रहते हैं, वो कप्तान को पता होता है कि इस वक्त किसकी कहाँ पे ज़रूरत है या किस फील्ड पोजीशनिंग पे ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एज़ लॉन्ग एज़ जो परफॉर्मेंस है और या ऑब्जेक्टिव है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो आई डोंट सी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें मेरा ख्याल है कि टाइम ज़रूरी हो जाती हैं। ये नहीं है कि एक शख्स को लगाए रखा है, वो चाहे अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, या उस वक्त की वो ज़रूरत है या नहीं है, उसको लगाए रखना है जिस बिकॉज स्टेबिलिटी ये एक वाइब्रेंसी भी क्रिएट करती है और एक अपॉर्चुनिटी देती है। मैं समझता हूँ मेरा इंफॉर्मेशन से यहाँ पे आना एक बड़ी मुस्बत चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि आई एम डिलीवरिंग मोर देन आई थॉट, और हमारे प्रोजेक्ट्स जिन पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है। और मैं जब सुबह दफ्तर को आता हूँ तो मुझे
ये नहीं होता, सुस्ती होती कि मैं दफ्तर, मैं एक्साइटेड होता हूँ जब मैं अपने दफ्तर की तरफ आता हूँ। तो दिस शोज़ के देखें, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना, वो आप हर तरीके से वो आप बेहतर काम करेंगे। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप चाहे जितने भी अहल हों, आपकी अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप कभी अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में मुझे ये फ़र्क नज़र आया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, गुस्सा कितना आता है? मैंने एक दो दफ़ा आपको स्क्रीन पे फील किया कि शायद गुस्सा आया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, में। गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में गुस्सा एक ये आपके मिजाज में, तो मेरे वालिद साहब को भी गुस्सा आता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम शायद चूँकि इतने पैशनेटली चीज़ों में बिलीव करते हैं कि अगर कोई एक मसलन है कि करप्शन की बात हो रही हो और कोई मुझे ये बताना चाहे कि जी इधर तो सारे दूध के धुले हुए हैं, तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ को वो हिट कर रही होती है, वो बात जो कि मेरे सिस्टम में है ही नहीं। तो मैं रिएक्ट शायद करता हूँ, नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, आपकी जो नॉर्मली जो मेरे ये वाक़यात हुए, वो जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, बड़ा स्ट्रेस वाला काम है, बड़ा डिमांडिंग काम है, चीज़ें बदलती रहती हैं। और ख़ास तौर पे जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो हमारे जो क्राइसिस का सीक्वेंस था वो इतना मुसलसल था कि उससे जो सबसे ज़्यादा लोड आता था वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे आता था। तो ज़ाहिर है आदमी एट टाइम स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाता है। अच्छा, पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, हर पार्टी के अंदर सियासत होती है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक अनयूजुअल पार्टी है, तो इसके अंदर जो सियासत है वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरफ से आए, फिर वो होल्डिंग पोजीशन, होल्डिंग उसमें कैसे डील करते हैं आप इन तमाम मामलात के साथ में जो पावर स्ट्रगल होती है अमंग पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये मैं इस लिहाज से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत रहा हूँ कि पार्टी में जो मेरे दोस्त बने, वो पुराने दोस्त जो पार्टी में जब शुरू हुई थी उस वक्त के जो दोस्त हैं, वो अभी भी मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगेन कि मैंने कभी लॉबी नहीं किया अपने न टिकट के लिए ना किसी पोजीशन के लिए, और मेरा मकसद तो था कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी कॉज़ है उसमें मैं कोई भी हिस्सा डाल सकूं। मैं सेनेटर बनाया, उसमें मैंने कोशिश की कि मैं भरपूर तरीके से अपना एज अ लीडर ऑफ द हाउस रोल अदा करूं। फिर उस दौरान में चूँकि ज़रा टाइम मिलता था एज अ लीडर ऑफ द हाउस, उस दौरान में मैंने जो है एनर्जी सेक्टर पे एक बड़ी ही मुफस्सिल किस्म की एक रिपोर्ट भी लिखी, जो कि हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, लेकिन चूँकि कॉज थी, पैशन था, तो रास्ते खुद खुलते गए और मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो एक डॉक्यूमेंट बना जो कि मेरा ख्याल है आज भी वैलिड है और रेलेवेंट है। तो मतलब है मैं काम मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक्साइटमेंट होती है। जिस तरह ईवीएम है, ये जब मैं आया तो इसको स्क्रैच से हमें शुरू करना पड़ा और हमने पूरी एक दिन रात की मेहनत से हमने एक ऐसा प्रोडक्ट हमने वो किया कि हम समझते हैं जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में तो आपने बता दिया कि आपको क्या चीज़ मुतासिर की, उसके अलावा आसानी से मुतासिर होते और क्या चीज़ें मुतासिर करती? नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि वो एक तो बड़ा वैल्यू करते हैं उन लोगों को कि जो कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट देखें जी, अगर आपकी कमिटमेंट किसी भी चीज़ से वो नहीं होगी तो आप चीज़ों को उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा एजेंडा लेके चल रहे हैं जिसमें कि वो बिल्कुल यानी वो एक मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, क्योंकि एक तरीका तो वो है ना कि जो सारे भेड़ चाल जो चल रही है वो है, और दूसरा ये है कि नहीं, हमने अगर इसको ठीक करना है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, हर कदम पे रेजिस्टेंस होती है, हर उस पे। तो वो लोग जो कि अपनी इस कमिटमेंट को, उनकी जो एक जो कॉज है, वो जो कि बुनियादी तौर पे ये कोई पर्सनल कॉज नहीं है, मैं किसी की पर्सनल कॉज के पीछे नहीं जा रहा। इमरान खान उस कॉज को पर्सोनिफाई करते हैं जो कि मैं और कई लाखों करोड़ों लोग देखना चाहेंगे अपने मुल्क को जिस डायरेक्शन में, उसके लिए कुछ सख्तियां भी आती हैं उसमें। देखें, इस किस्म की चीज़ों में कोई भी कौमें बगैर किसी सख्ती से गुजरे हुए वो ऊपर नहीं जा सकती हैं। लेकिन उनके अलावा
किसी से मुतासर हुए हों, और क्या चीज़ है जो किसी में भी आपको मुतासर पॉलिटिकल करती है? अपनी पार्टी में या नहीं, जनरली लोगों में, पब्लिक में, आम जिंदगी में। देखें, कई लोगों से आदमी मुतासर होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो वो लोग जो कि इस माहौल में भी अपने वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट रख सकते हैं, जो जो ऑनेस्ट हों, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बट इंटेलेक्चुअली भी ऑनेस्ट हों। बिकॉज मैंने कई देखे हैं लोग जो कि फाइनेंशियली तो ऑनेस्ट हैं लेकिन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक तकलीफ दे वो होती है। बिकॉज इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होना मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से वो सबसे ज़्यादा अहम। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं, कई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मशहूर लोग हों या वो आम भी हो सकते हैं और ख़ास भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पख्तून कितना स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर? मुझे एक मेरे ख्याल में कि जी मुझे तो छोड़ें, मैं तो चूँकि मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों एक ही फैमिली से थे, एक ही कज़न्स भी थे। बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके डीएनए में होती हैं, कुछ जिसको हम कहते हैं खून, जो भी कह लें, वो चीज़ें हैं। बिकॉज मैंने वाले साहब को भी देखा कि अब्बा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव कोई क्या हो सकता है, ठीक है, जो कि ना किसी दबने वाला, ना किसी उसमें नहीं थे, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि वो भी कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि वो भी लाइन ड्रॉ करते थे। और मैं कल्चरल बात कर रहा हूँ, ये कल्चर की बेस पे वो मैंने बड़ी महसूस की कि उनमें ये चीज़ था। मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ये कहना कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप किसी से भी शादी कर लें, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर अपने सूबे में आप करें तो दैट डज नॉट मीन कि वो अपने, बिकॉज उसमें देखें ना कई चीज़ें कल्चरल होती हैं जो कि मसाइल जो है ना वो कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि असल में किसी भी रिलेशन को स्ट्रेंथन भी करती हैं या उसको तोड़ भी देती हैं। जी, कुछ चीजें अंडरस्टोट होनी चाहिए, बिल्कुल जी। मतलब है कि दैट कॉमन ग्राउंड तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली बिकॉज वो एक सोच होती है, एक समझ होती है चीज़ों को करने की। तो इस लिहाज से जो है तो मैं समझूंगा कितनी कदर मुश्तरक है आप में और फिर बेगम साहिबा में, कितना कॉमन ग्राउंड? यस, नहीं वो है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द सेम एरिया और शी इज़ मच यंगर टू मी एंड आई थिंक दैट शी इज़ बीन एन एक्सीलेंट वाइफ। लव मैरिज? एक्सीलेंट नहीं, अरेंज मैरिज थी लेकिन फैंटास्टिक वाइफ और बड़ी उसने मुझे कभी तंग नहीं किया और ना वो किसी तरह से भी ना जेलस है, ना वो होता है ना जो हर वक्त फ़ोन कर रही होती हैं कि किधर है मियाँ ये वो। उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह शीज़ उसको अपने आप पे एतमाद है और नहीं आई मीन शी इज़ अ वेरी सॉलिड लेडी। द रीज़न कैन बी कि यू आर वेरी लॉयल, यू हैव आल्सो प्रूव्ड कि आप भी कोई डूबियस उस तरह एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं। मैं वैसे मैं मशहूर हूँ एज अ फ्लर्ट, पता नहीं क्यों। पता नहीं कहाँ मशहूर हैं ऐसा आप? बिल्कुल पता नहीं कहाँ मशहूर हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं आए। मैं बिल्कुल इस मामले में जो है तो बिकॉज मैंने अपनी जो ज़िंदगी है, जब मैं बैचलर था, जब मैं बाहर था, सब कुछ मतलब है कि उसमें बट यस, लेकिन लॉयल्टी भी एक आपका एक वो होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि बात सिर्फ आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो भी है, वो एक पूरा एक आपके या आपकी पर्सनैलिटी में वो लॉयल्टी टू द कॉज, लॉयल्टी टू इंडिविजुअल्स, टू फ्रेंडशिप्स, टू व्हाटएवर, ये तो एक क्वालिटी है आप में है या नहीं है। जैसे आपने खुद भी जिक्र किया और आपकी शख्सियत पे आपकी वालदा का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। यू वर अ मॉम्स बॉय, जो हमेशा माँ का लाडला और माँ के साथ अटैचमेंट, ये कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके बचपन में? और उससे जुड़ी भी कोई बात किया या कैसे? हमारे यहाँ अक्सर फैमिलीज में माओं का किरदार ही ज़्यादा अहम होता है क्योंकि बाप मसरूफ़ होते हैं कामकाज में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में, जब बच्चे छोटे होते हैं। नहीं देखें जी, मेरी दो खुशकिस्मतियाँ हैं। एक तो यह है कि मुझे जो वालिद जो मिला अल्लाह ताला ने दिया, जो मुझे वालदा दी, तो उसके अलावा जो मेरा बड़ा भाई है, हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क हम में नहीं है, लेकिन वो भी मुझे एक ऐसा भाई मिला जो कि मुझे स्पॉइल करता था या करता है अभी तक। अच्छा। और वालदा जो है तो वो तो ज़ाहिर है
डांट कितनी खाई, मार कितनी खाई? वो मेरे बड़े भाई ने खाई बेचारे। अच्छा, मैं जो है तो शुरू से ही ज़रा थोड़ा सा धीमे रेबेलियस मिजाज था। का था। अच्छा, मैं जो है तो इवन जब अब्बा से भी कभी, अब्बा से मुझे मार पड़ी थी एक दफ़ा, अच्छा, और वाकया बड़ा सिंपल सा था कि डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हुए थे, मैं बच्चा था 4-5 साल का, ये मेरी उसमें है। तो मैंने मेरे भाई ने पानी मांगा, तो मैंने कहा कि वो नौकर से मंगवा लो ना, तो उधर अब्बा ने एक लगाई कि उसका नाम है। तो ये बातें जो है ये आप भी इसी तरह से इन्फोर्स करते हैं? आप भी नहीं, सख्ती से? मैं जो है ना, जिस तरह कहता हूँ कि मैं वो उनमें स्ट्रेंथ थी जो हमारे पेरेंट्स थे। शायद हम में वो नहीं है वो स्ट्रेंथ। जनरली पेरेंट्स हम, मेरा तो खैर एक ही बेटा है, तो जाहिर है कि मेरे लिए तो कभी मैं मारने का सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है ये काम भी वालिदा की ही जिम्मे होगा कि उसको ट्रेन करना हाँ, या वो टफ जो है करना तो वो या बिल्कुल, वो जो है तो जाहिर है कभी उसको वो उससे भी करती है, और माशाल्लाह वो एक ही विल बी अ गुड एडिशन टू द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि वालिदैन अगर ये जहन में रखें कि उनका बच्चा जो है वो मुआशरे का एक जिम्मेदार और कोई काबिल फ़ख्र रुकन होगा, कोई ऐसा काम बिल्कुल। ना करे जिस पे शर्मिंदगी हो ख़ानदान को भी और मुआशरे को भी। बिल्कुल। अच्छा, लाइट टाइम कोई 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 फारिग वक्त कोई फारिग ऐसी वक्त में जी मसरूफियत? मैं अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मेरे ये हमारा शायद कल्चरल इशू है, हम दोस्तों में बैठ के बड़े ज़्यादा खुश होते हैं, जिससे कि हमारी बेगमात को बाद औक़ात वो भी होती है, कंप्लेन भी होती है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठना मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम होता है। And फिर who's your friend? well, I am lucky, that I have so many friends, but there are some. अली असगर खान है मेरा एक दोस्त, एक हाशिम होती है, एक इकबाल पराचा है। ठीक है। तो इस किस्म के मेरे और भी कई दोस्त हैं, लेकिन अगर जिसे आप कहते हैं ना कि अगर कोई मसला हो लाइफ में, तो सबसे पहले आप किन के पास जाएंगे, वो ये 2-3 लोग। अच्छा, यानी इन दोस्तों से मशवरा करेंगे आप और इनकी बिल्कुल बात बिल्कुल जी, मैं हमेशा मशवरा करता हूँ, और आई बीन वेरी लकी कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो कि इंटेलिजेंट भी हैं और सिंसियर भी हैं, क्योंकि मशवरा तभी यूज़फुल होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज लिया हुआ है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में तो हमने बात करी, इसके अलावा और कौन से मेजर्स हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, जो तब्दीली या लाएंगे या जिससे जी फर्क जी, पड़ेगा? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जी, हम लिमिटेड नहीं है। ईवीएम तो एक चूँकि फाइनल प्रोडक्ट होके आ गया, वो कि इसके आगे भी मराइल हैं, इसको लेके आगे हमने वो करना है, लेकिन जो हमारा जो बुनियादी मकसद है ना, कि एक तो वो जो एक कल्चर है हमारे यहाँ, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फेक इट टिल यू अचीव इट। यस। तो वो हम उस कल्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और हम पूरी जितने इसके 18 इदारे हैं इस मिनिस्ट्री के, तो हम हर वो इदारा स्पेशली जिसमें कि ख़ास हैं, एक PSQC है जो कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी को वो करना है, इम्प्लीमेंट करता है पाकिस्तान में, उसको हम टोटली रिफॉर्म भी कर रहे हैं, और उसको हम वो बना रहे हैं, इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान में क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आने लगें, हर चीज़ का मायार हो, तो मेरा ख़्याल है कि उससे हमारा मुल्क बहुत ही तरक्की करेगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ेंगी, बिकॉज़ अगर आपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं जो कि इंटरनेशनल भी होते हैं, और वो उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे इस इदारे का काम है, और उसका इतना बड़ा वाइड मैंडेट है कि आप लिटरली तकरीबन किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड्स को आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वो है। फिर हमारी एक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसको हमने भी बड़ा ही एक बिल्कुल एक कागज़ों में एक ऑर्गेनाइजेशन पड़ी हुई थी, उसको भी हम वो कर रहे हैं। फिर जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि हम जो यंगर जनरेशन है और जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी का एक मुस्तकबिल है, वो किस तरह जुड़ा हुआ है, जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए हमने ख़ास प्रोग्राम शुरू किया है, और अभी हम उसकी लॉन्च 24 सितंबर को है। वो है स्टेम प्रोग्राम, जो कि बुनियादी तौर पे जितने मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, उसके लिए ख़ास लेबॉर्ट्रीज़ भी। तो ये गवर्नमेंट कर रही है कि शुरू में हम एक 50 स्कूलों का एक वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लिए जो फ्यूचर में जो हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में हम लोगों को तैयार करेंगे। दूसरा हमारा एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो कि हम कर रहे हैं, वो है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियर,
उनको एक ख़ास तौर पे बिकॉज़ हमने एक बनाया है ग्रुप सिलिकॉन वैली के साथ, चाइना के साथ, और इस तरह भी हम प्लान कर रहे हैं कोरिया के साथ भी, कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको एक ख़ास ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म हो जिसमें कि वो उनको उनकी जो एक फिनिशिंग टच जो है वो हम दें कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो करें। फिर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखें अभी जो है ये एक तरीका होता है कि आपकी इंडस्ट्री चले, कि आप एक्सपोर्ट्स कर सकें, अपनी चीज़ें खुद बना सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें इंपोर्ट्स को। तो हमारे उसकी जगह पे हम जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स हैं, ये चीज़ें जो है ना, इसके लिए भी हम एक फसल तैयार कर रहे हैं सो दैट कि हमारा जो गैप है वो बहुत ही जल्दी ये टेक्नोलॉजी में इसको हम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। एक छोटे सा हुआ करता था जब व्हेन वी वर किड्स के साइंस मेला कोई एहतमाम करती थी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सब लोग अपने साइंस प्रोजेक्ट्स लेकर आया करते थे एंड वी ऑल वांटेड टू बी साइंटिस्ट। उससे ना एक और कुछ ना भी हो, बहुत सारे बच्चों की क्रिएटिविटी या उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है। बिल्कुल। तो इस तरह के कुछ देखें हम इस साल जो है तो जो वर्ल्ड साइंस डे है वो हम मना रहे हैं, 10 नवंबर को है वो। और 10 नवंबर को हम एक मेजर किस्म का वो कर रहे हैं बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए फेयर कर रहे हैं, जिसमें कि हम साइंस फेयर कहेंगे जिसको हम वो करेंगे, जिसमें कि एग्जैक्टली हम भी जब छोटे थे तो हम ये इस किस्म के उससे क्यूरियोसिटी होती थी और बाद लोगों को कि वो जो है वो राग़िब भी हो जाते थे इस तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा हम शो कर रहे हैं, हमारी नस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें हम इसको हाउस कर रहे हैं। और ये फिर एक एनुअल ये फीचर बन जाएगा और उसके दौरान भी हम मुख्तलिफ एग्जिबिशंस कराएंगे, जिसमें कि हम पाकिस्तान में देखें सब टैलेंटेड लोग हैं, कई उनके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिलता या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे कि वो उस पर बिल्ड कर सकें। तो हमारी साइंस फाउंडेशन है जो कि इस किस्म के जो इंजीनियर्स हैं, जो कि स्टार्टअप्स हैं, उनको हम फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, रिसर्च भी हेल्प करते हैं। तो ये अभी हमने इसमें एक फ़ौज तैयार करनी है इंशाल्लाह कि अगले 5 साल में हमारे पास एक इतनी कम अज़ कम 4 से 5 लाख लोगों की हमारी जो इंजीनियर्स टॉप ऑफ द लाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ट्रेंड लोग, इनको हम जब करेंगे ना तो इससे जो वैल्यू ऐड होगी ना हमारी इकोनॉमी में भी और हमारी सोसाइटी में, वो फिनोमिनल होगी। बिल्कुल सही। खाना भी पड़ेगा। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई नज़्म गज़ल फराज साहब की उनकी बरसी के हवाले से भी थोड़ा सा। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। फराज साहब का हर शेर ही बहुत खूबसूरत है, मगर कुछ शेर ज़्यादा हस्बे हाल हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको। अच्छा, आपने वैसे सर कब पढ़ना शुरू कर दिया था अहमद फराज को? मैंने बदकिस्मती से अब्बा के जाने के बाद अब्बा को पढ़ना शुरू किया। वो अलग बात है कि एक नज़म मैंने उनके साथ सफ़र कर रहा था तो उन्हें शायद आमद हुई, तो वो उन्होंने कागज़ गाड़ी में नहीं था, तो उन्होंने कहा ये सिगरेट की डब्बी, बिकॉज अब्बा ड्राइव कर रहे थे, पिंडी की तरफ आ रहे थे पेशावर से, तो उन्होंने वो पूरी गज़ल जो है तो वो ड्राइव करते हुए और मैं लिखता रहा। और वो बड़ी टेक्निकल सी वो थी जो कि पब्लिश भी हुई है। तो कभी शिकवा नहीं किया कि वो जावेद नामा हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को कोई ना कोई, तो आपके लिए कुछ उन्होंने स्पेसिफिक? नहीं जी, वो नहीं, मुझे तो कोई इसका अफसोस नहीं होता, मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे वाले नहीं थे, वो पूरे पाकिस्तान के और जो भी उर्दू पढ़ने वाले हैं उनके वाले थे या जो भी नो डाउट इसमें। ये छोटी सी बात बता दीजिएगा, इतनी साफ उर्दू, जबकि इतना कट्टर पख्तून बैकग्राउंड था, फिर कुछ मजहब के साथ, जैसे आपने कहा सैयद तक का हमने सुना है कि वो हमारी बड़ी रिलीजियस फैमिली थी जी, के सादात फैमिली, वो सब। तो फिर ये जो शिफ्ट एंड टर्न था, हाउ कि ये कैसे हुआ? क्यों? देखें, ये अल्लाह ताला के, ये जो है ना अल्लाह ताला जो तख्लीक है उसका अगर वो जिम्मेदारी वो देता है किसी को, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद एक बड़ा इनाम है।
और अब्बा हमारे साथ भी उर्दू बोलते थे। हमारे घर में मल्टीपल लैंग्वेज बोलते थे, फ़ारसी, पश्तो, हिंदको, मतलब मुख्तलिफ उसके वो थे। उर्दू, अब्बा के साथ उर्दू, क्योंकि अब्बा और दादा वो अक्सर फ़ारसी में बात करते थे। अच्छा। तो हमें अब्बा ने उर्दू इसलिए कहा कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे तलफ़ुज़ में वो एक पश्तून टच आए, कि मतलब साफ बोलें हम बजाय इसके। तो उनको मेरा ख्याल है कि एक तो उनका अपना एक वो था, हमारा यही था कि एक चीज़ को अगर आपने फोकस कर लिया है तो फिर उसकी अब मतलब मैं स्पेनिश बोलता हूँ। अब मैं स्पेनिश इस तरह की नहीं बोलता हूँ कि मैंने कहीं बस रास्ते में सीखी है या कुछ अल्फाज सीखे हैं। मैं उसका लिटरेचर पढ़ा है, मैंने पाब्लो नेरूदा को उसकी ज़ुबान में उसकी शायरी पढ़ी है। अच्छा। मैंने तो मेरी जो स्पेनिश है वो उस पे मैंने तवज्जो दी, और मैं हर चीज़ जब मैं था स्पेन में था या बाहर लातीनी ममालिक में, तो मैंने फिर वो अखबार भी अंग्रेज़ी का नहीं पढ़ता था, मैं स्पेनिश का पढ़ता था, म्यूज़िक भी स्पेनिश का सुनता था, फिल्में भी स्पेनिश की देखता था। तो बिल्कुल, और वो लोग जिनको कि अंग्रेज़ी आती थी मैं उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करता था कि मैं जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकूँ, और इसी वजह से वो स्पेनिश ज़ुबान मेरे साथ आज भी है, और मैं अंग्रेज़ी से ज़्यादा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ स्पेनिश में। बिल्कुल सही। तो वो जो एक महबूब का तस्वुर होता है सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो हाउ विल यू डिफाइन दैट? हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम तो क्या और न जाने मांगे। तो ये मुख्तलिफ कैफियतें हैं महबूब की, और एक से ज़्यादा दफ़ा आप ये कई चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने हमें आज मौका दिया कि आपसे गुफ्तगू हो सके। नहीं, Thank आपका you बहुत very much शुक्रिया for आने that. का जी। आई एम ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ब्रंच टॉक की आज की एपिसोड में मुझे यकीन है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब से गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कुछ और ऐसे मेहमान हैं जिनसे आप चाहते हैं कि हम जाएं और उनसे गुफ्तगू आप भी देख सकें, तो हमें ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। और आपका हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह।